हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको याद होगा कि बताया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम, पहले बताया था इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, फिर बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, कितने तरह का होता है, क्या इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या कंडीशन होती है जब हम कह सकते हैं कि कोई सिस्टम जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है। आज इस लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन पे बातचीत करेंगे, ठीक है, और तरह तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को जानने की कोशिश करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज लेक्चर नंबर 2 में लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन was given by Guldberg and वाज, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? मान लीजिए एक रिएक्शन है AA प्लस BB इज इन इक्विलिब्रियम विद CC प्लस DD is undergoing a reaction to form CC and DD। ध्यान रखिएगा कि यहाँ A, B, C और D जो कैपिटल हैं वो केमिकल स्पीशी हैं, जबकि स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मास, अब एक्टिव मास क्या है बताऊंगा। तो ये A का एक्टिव मास है, एक्टिव मास रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये A इज एक्टिव मास, ठीक है, एक्टिव मास। अब इज एक्टिव मास ये पूछा जाता है, ठीक है, कि एक्टिव मास किसे कहते हैं। तो याद रखिए किसी भी रिएक्शन में वो रिएक्टेंट का पार्ट जो रिएक्शन के लिए रेडिली अवेलेबल है उसे आप एक्टिव मास कहते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप एक HCl है, HCl आपने एक टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है और इसमें अगर आप एक मेटल डालते हैं तो मेटल का जो सरफेस के एटम्स हैं वही HCl से रिएक्ट कर पाएंगे, अंदर के एटम्स रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक्टिव मास सरफेस के जो एटम हो गए, सरफेस एटम्स, जो सरफेस के एटम्स हैं बिकम इक्वल मास, बिकम एक्टिव मास, सॉरी एक्टिव मास। यही आप इस तो एक्टिव मास का मतलब है कि वो लोग जो रिएक्शन के लिए इस वक्त अवेलेबल है, ठीक है ना, जो भी रिएक्शन के लिए तुरंत अवेलेबल होता है उसे हम एक्टिव मास कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो अगर एक बॉल है तो बॉल के सिर्फ सरफेस के एटम्स रिएक्ट कर पाएंगे, जब वो सरफेस वाले एटम्स रिएक्ट कर लेंगे तब अंदर के एटम्स की बारी आएगी, तब अंदर के एटम्स भी एक्टिव मास हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्टिव मास जो लोग अवेलेबल होते हैं रिएक्शन के लिए। लेकिन आमतौर पे केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी रिएक्शंस किए जाते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में किए जाते हैं और जिनमें कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, ठीक है, तो चीजें जो है बिखरी होंगी और हर आदमी रिएक्शन के लिए क्या होगा, अवेलेबल होगा। जब भी चीजें इकट्ठा होती हैं तो कुछ लोग अंदर दब जाते हैं और सरफेस के लोग ही सिर्फ रिएक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर लोग अलग अलग होंगे, दूर दूर होंगे, जब उनका कॉन्सेंट्रेशन कब होगा तब सारे लोग रिएक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि जब कॉन्सेंट्रेशन लो होता है तब कॉन्सेंट्रेशन किसी भी स्पीशी का अप्रोक्सीमेटली उसके एक्टिव मास के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि केमिस्ट्री में अक्सर रिएक्शंस बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन पे किए जाएंगे, इसलिए मैं अगर इसको लिख दूं कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर ऑफ B, तो उतना बुरा नहीं है, ठीक है ना, केमिस्ट्री में चलेगा। जहां कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगा वहां आप ये नहीं लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू K A का पावर A इंटू B का पावर B, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू K फॉरवर्ड इंटू A का पावर A इंटू B का पावर B, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाता है। ऐसे ही आप रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिख सकते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए C और D रिएक्टेंट है और A और B क्या है, प्रोडक्ट है, तो आप लिख सकते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू KB इंटू
के बी इंटू सी का पावर सी इंटू डी का पावर डी। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, जहां पे के एफ और के बी जो है मैं कह सकता हूं के एफ इज रेट कांस्टेंट, है ना, इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं, मैंने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया, आप वहां देख सकते हैं, या वेलोसिटी कांस्टेंट कह सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कहा जा सकता है, जबकि के बैकवर्ड को आप रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कह सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कह सकते हैं। और लॉ ऑफ मास एक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं, मैं लॉ ऑफ मास एक्शन को यहां पे डिफाइन कर रहा हूं कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन states that rate of any reaction is directly proportional to active mass of reactants raised to the power of stoichiometric coefficients। मैं बोर्ड पे लिखता इसलिए हूं कि, है ना, मैंने देखा है कि जब मैं बोर्ड पे साथ साथ लिखता हूं तो लोग आसानी से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वजह है, मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं, है ना, वो साथ साथ नोट्स भी बना सकें। ठीक है, तो मैंने देखा कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है ये किसी भी रिएक्शन का जो, है ना, रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, और वो भी उनके ऊपर जो है ना, रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उनके पावर में रख दिया जाए तो उनका रेट निकल आता है। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये जनरली हर जगह, है ना, एप्लीकेबल है, लेकिन अब हम इसे केमिकल इक्विलिब्रियम के पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मान लीजिए एक रिएक्शन हो रहा है ना, ऐसे ए प्लस बी चेंजेस इनटू सी प्लस डी। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, और ये तो बाई डायरेक्शनल रिएक्शन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर ऑफ ए इंटू बी रेज टू द पावर ऑफ बी, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिख सकते हैं, के फॉरवर्ड है के बैकवर्ड इंटू सी का पावर सी इंटू डी का पावर डी लिखा जा सकता है। अब मैंने लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि जब इक्विलिब्रियम आता है, एट इक्विलिब्रियम, है ना, हम इक्विलिब्रियम पर क्या कह सकते हैं, जब भी इक्विलिब्रियम आता है मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, के फॉरवर्ड मल्टीप्लाइड बाई ए का पावर ए इंटू बी का पावर बी इज इक्वल टू के बैकवर्ड इंटू सी का पावर सी इंटू डी का पावर डी। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब आप जानते हैं कि के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड इज इक्वल्स टू सी का पावर सी इंटू डी का पावर डी बाई ए का पावर ए इंटू बी का पावर बी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड लिख दिया और इसको उधर भेज दिया। अब मैं देख सकता हूं कांस्टेंट बाई अ कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट, मैं उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रहा हूं। तो यहां पर मुझे सीखने को दो बातें मिली, एक बात यह है और दूसरी बात यह है। ठीक है ना, दूसरी चीज यह है, क्या मैं दोनों बातों को अलग अलग कर देता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि अभी मुझे सीखने को मिला कि एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, ये चीज तो होती है। और आज के बाद अगर मुझसे कोई के इक्विलिब्रियम पूछेगा कितना होगा, तो मैं कहूंगा प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स होते हैं किसी भी रिएक्शन के, रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर दीजिए सी का पावर सी इंटू डी का पावर डी बाय ए का पावर ए इंटू बी का पावर बी कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए ना,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये आज के बाद के इक्विलिब्रियम हो गया। कोई अगर आपसे ये पूछता है कि ये जो के इक्विलिब्रियम है ये किस पे डिपेंड करता है, तो आप कभी नहीं कहिएगा कि है ना ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये एक एक्सप्रेशन बस इतना बता रहा है कि आप इसमें से किसी को भी चेंज करेंगे तो बाकी लोग इस तरह से बदलेंगे कि फिर ये कांस्टेंट रहे। ठीक है, यानी अगर तुम डी को डिक्रीज करोगे तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम होने लगेगी, तो सी बढ़ने लगेगा ताकि इसको बढ़ाया जा सके, ए और बी घटने लगेगा ताकि इसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ताकि और थोड़ी देर में फिर इस टोटल एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उतनी आ जाएगी जितनी पहले थी। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, के इक्विलिब्रियम कतई कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये एक्सप्रेशन क्या बताता है, ये एक्सप्रेशन बताता है कि इनमें से किसी को छेड़ोगे तो लोग इस तरह से अपने में बदलाव लाएंगे कि फिर इस टोटल एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। ठीक है, ये चीज वेरिएबल है, ये चीज वेरिएबल है। इस वेरिएबल क्वांटिटी को ना रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। क्यों रिएक्शन कोशेंट कहा जाता है, आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा। रिएक्शन कोशेंट कहा जाता है। इट कैन वेरी बट लेट मी टेल यू इट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ये चीज कांस्टेंट है तो ये करेगा, अगर इसको वेरी करेगा मतलब ये वेरिएबल है, बदल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें बदलाव आएगा तो रिएक्शन अपने आप स्वतः ऑटोमेटिकली ऑटोनोमसली उस दिशा में जाएगा, उस डायरेक्शन में जाएगा जहां इसकी वैल्यू फिर से रिस्टोर करके इस कांस्टेंट के बराबर कर दी जाए। ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, बट दिस वेरिएबल ऑलवेज ट्राइज टू बिकम इक्वल टू दिस कांस्टेंट। ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात, अगर कोई पूछे ये के इक्विलिब्रियम डिपेंड किस पे करता है तो आप निकाल सकते हैं। मैंने है ना केमिकल काइनेटिक्स में बताया है। अगर किसी ने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ी है तो मेरी ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, है ना, लेकिन अगर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है तो ये बात समझ में आ जाएगी। और अगर बात नहीं समझ में आती तो उतनी कोई टेंशन नहीं है, ये यहां मैं सिर्फ एक्स्ट्रा बता रहा हूं इसको ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। अगर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उसमें ये चीज यहां वो लोग नहीं पढ़ सकते जिन्होंने 12th की चीजें नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं ना, जो चीज ये केमिकल काइनेटिक्स पहले पढ़े हैं, उनको ये एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए तो क्या बुरी बात है। के इक्विलिब्रियम को क्या लिख सकते हैं, के एफ बाई के बी। जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो होता है आर्हेनियस फैक्टर या इंटू ई टू दी पावर ऑफ माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी। ठीक है, और के बैकवर्ड जो होता है वो होता है ए बैकवर्ड इंटू ई टू दी पावर ऑफ माइनस ई ए बैकवर्ड अपॉन आर टी। ठीक है, अब अगर मैं के इक्विलिब्रियम डिफाइन करूं तो क्या लिखूंगा, ए फॉरवर्ड ई टू दी पावर ऑफ माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी बाय ए बैकवर्ड इंटू ई टू दी पावर ऑफ माइनस ई ए बैकवर्ड अपॉन आर टी। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ए फॉरवर्ड बाय ए बैकवर्ड into e to the power of minus ea forward minus ea backward upon rt. K equilibrium is equals to a forward by a backward into e to the power of minus ea forward minus ea backward को क्या कहते हैं, heat of reaction। ठीक है, ये बात आपको केमिकल काइनेटिक्स में मैंने बताई है। अगर आपको नहीं पता तो अभी फिलहाल इसको मान लीजिए क्योंकि इसको यहां एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। मैं कह सकता हूं ईए फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने यहां पे देखा अभी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो एक्चुअली डिपेंड किस पे करता है। कोई अगर कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, आई विल से आई एम सॉरी दैट्स रॉन्ग, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। देन व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन से, ये एक्सप्रेशन कहता है कि if you disturb या change, alter anything in this, then other three species will behave in such a manner so that this whole expression again becomes constant। ठीक है, ये पूरी चीज में अगर आप किसी को चीज को छेड़ेंगे तो इस तरह से ये पूरा ये जो फ्रैक्शन है बिहेव करेगा, ये फिर से कांस्टेंट हो जाए। तो के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे डिपेंड तो नहीं करता। हाँ, के इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है मैं बता दूं आपको। एक चीज जिस पे डिपेंड करता है वो है हीट ऑफ रिएक्शन, कि उस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन कितना है। और दूसरी चीज जिस पे डिपेंड करता है वो है क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बदलती है। अगर आप टेम्परेचर बदलेंगे तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने
के इक्विलिब्रियम की है ना वैल्यूज यहां पर देख ली, ठीक है, क्या आती है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ के इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, कितने तरीके से आप के इक्विलिब्रियम को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और फिर कोशिश करेंगे उनके बीच के रिलेशनशिप को फिगर आउट करने की। टाइप्स ऑफ के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कितने तरह का होते हैं? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत तरह के हो सकते हैं, जितने तरह के कंसंट्रेशन यूनिट्स होते हैं उतने तरह के हो सकते हैं। आपके इक्विलिब्रियम को मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, किसी भी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो आमतौर पर मैं, ठीक है, ये सब बातें हैं करने को और ये बातें सही भी हैं, ठीक है, आपके इक्विलिब्रियम को किसी भी कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर अभी हमको वो पढ़ना है जो आमतौर पर है ना हमारे केमिस्ट्री में जनरली यूज होता है, और वो क्या है कि के इक्विलिब्रियम आमतौर पर या तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में यूज हो जाता है, के सी का मतलब यहां पे मोलैरिटी है, मतलब अगर एक रिएक्शन है ए प्लस बी चेंजेस इनटू क्या सी प्लस डी, तो मैं बता दूं कि जो केसी होगा इट इज इक्वल टू सी का पावर सी इंटू डी का पावर डी बाई ए का पावर ए इंटू बी का पावर बी, ठीक है। और ये होता है, इसको कहते क्या है कि इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट which is expressed in terms of concentration, terms of concentration। देखिए कॉन्सेंट्रेशन का ही सी लगा है यहां पे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का ही सी लगा हुआ है, लेकिन आपको बता दूं कॉन्सेंट्रेशन एक बहुत ही ब्रॉड वर्ड है, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मास बाय मास, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो हम बहुत चीजों के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर यहां पे सी जब भी हम केमिस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे तो सी का मतलब ना मोलैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के बाद केसी में ये जो सी है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोलैरिटी होती है। आप के इक्विलिब्रियम को ना, आप के इक्विलिब्रियम को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, केपी के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केपी के टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। और अगर ये सारी चीजें मैं गैसियस मान लेता हूं तो आप इसका एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे प्रेशर ऑफ सी रेज टू द पावर ऑफ सी इंटू प्रेशर ऑफ डी रेज टू द पावर ऑफ डी बाई प्रेशर ऑफ ए रेज टू द पावर ऑफ ए इंटू प्रेशर ऑफ बी रेज टू द पावर ऑफ बी, ठीक है। ये केपी का एक्सप्रेशन हो जाएगा, जहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पी है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट डी है ये, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, और इसी P का ये P यहां पे लग जाता है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर। तो आमतौर पे केमिस्ट्री में केपी और केसी से काम चल जाता है, लेकिन मैं अपनी बात रखने के लिए कि ये सी कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, मैं एक और के इक्विलिब्रियम डिफाइन करता हूं, ताकि कभी कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें के इक्विलिब्रियम को किसी और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आप पहले से ये केस देखे हो। तो मैं एक के इक्विलिब्रियम और डिफाइन करता हूं, मैं कहता हूं के इक्विलिब्रियम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। एक्सप्रेशन वही रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी रेज टू द पावर ऑफ सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी रेज टू द पावर ऑफ डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रेज टू द पावर ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी रेज टू द पावर ऑफ बी, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। और जहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये चीज मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, ये चीज मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। और इसको आप कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ है ना मोल फ्रैक्शन। तो मैंने दिखा दिया कि
आमतौर पर के इक्विलिब्रियम दो ही इस्तेमाल होते हैं, इससे हमारे सारे पर्पस केमिकल इक्विलिब्रियम में सॉल्व हो जाते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में केसी और केपी की जरूरत पड़ती है, पर मैंने एक एक्स्ट्रा के एक्स भी डिफाइन कर दिया ताकि मन से ये वहम उठ जाए कि है ना सिर्फ मोलारिटी के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करते हैं, आप चीजों को है ना मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब अगली चीज क्या, मुझे ये जानना है कि क्या रिलेशनशिप होता है, तो आइए सारे रिलेशनशिप निकालते हैं, है ना। केसी और केपी के बीच का रिलेशनशिप निकालते हैं, केसी और केएक्स के बीच का रिलेशनशिप निकालते हैं, केपी और केएक्स के बीच का रिलेशनशिप निकालते हैं। तो एक आइडिया लग जाएगा कि ये इंटर रिलेटेड भी है ना। और चूंकि ये इंटर रिलेटेड है इसलिए दोनों में सेम तरह का वेरिएशन आएगा। मतलब अगर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन का ज्यादा है तो उसका केसी भी ज्यादा होगा, केपी भी ज्यादा होगा, केएक्स भी ज्यादा होगा। आइए इनके बीच में रिलेशनशिप को फिगर आउट करते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी, ठीक है। चलिए केसी और केपी के बीच का रिलेशनशिप निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, मान लीजिए एक रिएक्शन है AA प्लस BB चेंजेस इनटू CC प्लस DD, ठीक है। एक रिएक्शन है। अब मैं क्या लिख सकता हूं के C को लिख सकता हूं C का पावर C इंटू D का पावर D बाय A का पावर A इंटू B का पावर B, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूं, ये तो KC हो गया। और मुझे मालूम है कि मैं KP को भी ऐसा लिख सकता हूं, KP इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर ऑफ C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू द पावर ऑफ D बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू द पावर ऑफ A बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ना B रेज टू द पावर ऑफ B लिख सकता हूं। अब चूंकि हम डाल्टन्स लॉ जानते हैं, डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, फ्रॉम या आप डाल्टन्स लॉ छोड़िए, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन ना, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है ना, कहता है कि PA इज इंटू V इज इक्वल्स टू NA इंटू RT। ऐसे लिख सकते हैं, जहां पे है ना ये रिएक्शन जिस कंटेनर में हो रहा है उस कंटेनर का जो है वो यहां पे मैंने लिया, ठीक है। और A का जो भी पार्शियल प्रेशर है PA वो यहां रखा, मैंने आइडियल गैस इक्वेशन लगाया A के लिए। मैं क्या लिख सकता हूं, PA इज इक्वल्स टू है ना NA बाई V इंटू RT, PA इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू RT, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ही मोलरिटी होती है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू RT, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल्स टू concentration of B into RT, partial pressure of C is equals to concentration of C into RT and partial pressure of D is equals to concentration of D into RT, ठीक है। तो ये चीजें मैं जो पाया हूं है ना, मैं इनको इस जगह पर रखने जा रहा हूं। मैं इन पार्शियल प्रेशर्स को है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ A को, पार्शियल प्रेशर ऑफ C को यहां रखने जा रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ D को यहां रखने जा रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ A को यहां रखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B को यहां रखने जा रहा हूं। देखते हैं क्या मिलता है। इन सारी चीजों को इसमें रखने पर जो एक्सप्रेशन आएगा मैं यहां लिख रहा हूं, मैं लिख सकता हूं KP इज इक्वल्स टू CRT, ठीक है। PC की जगह मैं रख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर PC के एक्सप्रेशन में क्या रख रहा हूं, CRT रख रहा हूं, ठीक है। ऐसे रखूंगा, ऐसे तो CRT रेज टू द पावर ऑफ C, रेज टू द पावर ऑफ C, DRT रेज टू द पावर ऑफ D बाय ART रेज टू द पावर ऑफ A इंटू है ना BRT रेज टू द पावर ऑफ B। KP इज इक्वल्स टू C का पावर C इंटू D का पावर D बाई A का पावर A इंटू B का पावर B इंटू RT का पावर C प्लस D माइनस A प्लस B, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। RT टू द पावर ऑफ C, RT टू द पावर ऑफ D, RT टू द पावर ऑफ A, RT टू द पावर ऑफ B, मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं लिख सकता हूं KP इज इक्वल्स टू, इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है उसी को हम KC कहते हैं। आप ध्यान दीजिए है ना, KC की मैंने यहां लिखा है KC इज इक्वल्स टू C रेज टू द पावर ऑफ C, D रेज टू द पावर ऑफ D बाई A रेज टू द पावर ऑफ A इंटू B रेज टू द पावर ऑफ B, वही चीज यहां पे है। तो मैं लिख सकता हूं KP इज इक्वल्स टू है ना, इस एक्सप्रेशन को KC लिख सकता हूं इंटू RT का पावर, और इस एक्सप्रेशन को ना डेल्टा एन कहते हैं। डेल्टा एन क्या होता है मैं बताता हूं आपको।
डेल्टा एन क्या होता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो हमें याद रखनी है। डेल्टा एन कैसे डिफाइंड है, अभी हमने देखा कि एक एक रिएक्शन लिया मैंने ये वाला, ठीक है, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस डी डी, ऑल ऑफ देम आर गैसियस ऑफ कोर्स, आई हैव अज्यूम्ड दैट। तो डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन यहां पर जो निकल के आया है वो डेल्टा एन है सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सी और डी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है गैसियस प्रोडक्ट के, माइनस ए और बी नंबर ऑफ मोल्स है गैसियस रिएक्टेंट के। गैसियस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये अगर गैसियस नहीं होते, ठीक है, अगर ये गैसियस नहीं होते तो इनके लिए आइडियल गैस इक्वेशन नहीं लिखा गया होता। मान लीजिए एक सॉलिड होता तो ये एक्सप्रेशन ही नहीं होता, सॉलिड के लिए आइडियल गैस इक्वेशन नहीं लिखते। तो आरटी का जो एक्सप्रेशन है उसमें ए गायब होता, आरटी का एक्सप्रेशन में है ना, यहां आरटी ये एक्सप्रेशन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अगर ये सॉलिड होता तो ये होता ही नहीं, तो ए गायब होता तो हम क्या करते, क्या तब भी यही कहते कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस क्या प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, और जो सॉलिड है या लिक्विड है उसके मोल्स को क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि द चेंज इन डेल्टा एन जो आया यहां पे सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous reactants, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो एक चीज में तो हम लोगों ने रिलेशनशिप निकाल लिया, ठीक है, हमने केसी और केपी के बीच में है ना यहां पर रिलेशनशिप निकाल लिया है। आइए अब केसी और नहीं आइए अब केपी और केएक्स के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केएक्स। फिर मान लेते हैं क्या, एक रिएक्शन है ए प्लस बी चेंजेस इनटू सी प्लस डी, ठीक है। मैंने माना कि सारे के सारे गैसियस स्टेट में है, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है गैसियस स्टेट में। अब आप क्या लिख सकते हैं, इसके लिए केपी की वैल्यू लिख सकते हैं partial pressure of C raised to the power of C into partial pressure of D raised to the power of D by partial pressure of A raised to the power of A into partial pressure of B raised to the power of B, ठीक है। और Kx कैसे लिख सकते हैं, Kx is equals to है ना concentration of नहीं mole fraction of C raised to the power of C into mole fraction of D raised to the power of D by मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रेज टू द पावर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी रेज टू द पावर ऑफ बी, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब इनके बीच में मुझे रिलेशनशिप निकालना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का जो होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल वेपर। ऐसे ही वेपर प्रेशर, वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इनटू टोटल प्रेशर। इन बातों को एक एक करके यहां सब्स्टिट्यूट करिए, है ना, पीए पीबी है ना, और क्या पीसी पीडी, क्या मिलता है देखते हैं क्या मिलेगा। मैं लिख सकता हूं केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी को क्या लिख सकता हूं, एक्स सी इंटू पी टोटल रेज टू द पावर ऑफ सी, इसका पावर कितना है सी है, ठीक है, सी इंटू एक्स डी इंटू पी टोटल रेज टू द पावर ऑफ डी बाय एक्स ए इंटू पी टोटल रेज टू द पावर ऑफ ए इंटू एक्स बी इंटू पी टोटल रेज टू द पावर ऑफ बी। केपी को लिख सकते हैं आप एक्स सी रेज टू द पावर ऑफ सी इंटू एक्स डी रेज टू द पावर ऑफ डी इंटू पी टोटल का पावर सी प्लस डी बाय एक्स ए रेज टू द पावर ऑफ ए इंटू एक्स बी रेज टू द पावर ऑफ बी
इंटू पी टोटल का पावर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। केपी को आप लोग लिख सकते हैं, है ना, इस पूरी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज मोल फ्रैक्शन, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। आप इसको के एक्स लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं के एक्स इंटू पी टोटल का पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, यानी के पी इज इक्वल्स टू के एक्स इंटू पी टोटल का पावर, इसको मैंने पिछली बार क्या कहा था, डेल्टा एन, ठीक है, डेल्टा एन कह सकते हैं, जहां डेल्टा एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस क्या रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये केपी और के एक्स में रिलेशनशिप आ गया। आखिरी चीज जो मुझे बतानी है वो है रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड के एक्स, ठीक है, केसी और के एक्स में क्या रिलेशनशिप आएगा, ये लास्ट चीज हो जाएगी, रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड के एक्स। यही बच गया है क्योंकि केसी और केपी में भी रिलेशनशिप पता है और यहां पे मैंने केसी और के एक्स में भी रिलेशनशिप बता दिया आपको, ठीक है। तो अब मुझे केसी और के एक्स में रिलेशनशिप निकालना है, चूंकि हम जानते हैं, है ना, केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन। मैं ये भी जानता हूं कि केपी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी टोटल का पावर डेल्टा एन। Let it be equation number 1 and this be equation number 2. From equation 1 and 2 we can say that from equation 1 and equation 2 क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं सिंस ये बराबर है तो ये भी बराबर होना चाहिए, यानी मैं कह सकता हूं के सी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी टोटल का पावर डेल्टा एन। और यहां पे मुझे रिलेशनशिप मिल गया के सी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी टोटल बाय आर टी का पावर डेल्टा एन, ठीक है। ये आपका एक रिलेशनशिप और आ गया जो के सी और के एक्स के बीच में हो गया। तो हम लोगों ने यहां पर, है ना, इस लेक्चर में ये भी पता लगाया कि के इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, कितने टाइप का होता है और उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होती है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बच जाती है जिसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं और वो है ना, केसी और के इक्विलिब्रियम की यूनिट। आइए उस पर बातचीत करते हैं, यूनिट्स ऑफ के इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, केसी की यूनिट क्या होगी। केसी इज इक्वल टू, अगर एक रिएक्शन है ए प्लस बी चेंजेस इनटू सी प्लस डी, ठीक है, तो केसी की यूनिट क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू द पावर ऑफ डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर ऑफ बी। केसी की यूनिट क्या हो जाएगी, ये मोल्स पर लीटर है, इट्स लाइक मोल्स पर लीटर का पावर सी इंटू मोल्स पर लीटर का पावर डी बाय मोल्स पर लीटर का पावर ए इंटू मोल्स पर लीटर का पावर बी। केसी को क्या लिख सकते हैं आप, मोल्स पर लीटर का पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, यानी केसी की यूनिट आज से क्या आ जाएगी, मोल्स पर लीटर का पावर डेल्टा एन, ठीक है। तो ये आपके केसी की हमेशा यूनिट आ जाया करेगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए डेल्टा एन पे डिपेंड कर जाएगी। सेकंड चीज क्या, केपी की यूनिट क्या हो जाएगी, तो आपको मालूम है केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू द पावर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू द पावर ऑफ डी बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू द पावर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू द पावर ऑफ बी। आप केपी को लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर टू द पावर ऑफ सी इंटू एटमॉस्फेयर टू द पावर ऑफ डी बाय एटमॉस्फेयर टू द पावर ऑफ ए इंटू एटमॉस्फेयर टू द पावर ऑफ बी, ठीक है ना। और आप इसको लिख सकते हैं केपी को एटमॉस्फेयर टू द पावर ऑफ डेल्टा एन, या और कोई प्रेशर की यूनिट हो जाए, है ना, पास्कल टू द पावर ऑफ क्या डेल्टा एन, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू द पावर ऑफ डेल्टा एन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो आपके यूनिट हो प्रेशर का, ठीक है। तो ये केपी की यूनिट्स हो जाएंगी। तीसरी बात, के एक्स की क्या यूनिट होगी, ये भी जानते हैं, के एक्स की यूनिट क्या हो जाएगी। तो आपको मालूम है के एक्स को हम लिखेंगे क्या, के एक्स को हम लिखते हैं, अगर इसी रिएक्शन के लिए लिखते हैं तो लिखते हैं के एक्स इज इक्वल टू एक्स सी रेज टू द पावर ऑफ सी एक्स डी रेज टू द पावर ऑफ डी बाई एक्स ए रेज टू द पावर ऑफ ए इंटू एक्स बी रेज टू द पावर ऑफ बी, है ना। अब आपको मालूम है कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन मोल का रेशियो है, सिंस मोल फ्रैक्शन इज रेशियो इज यूनिटलेस
देयरफॉर kx इज यूनिटलेस। ठीक है, ये यूनिटलेस होता है। लेकिन एक अच्छी बात बताऊं मैं आपको, एक्चुअली सारी, हम भले ही इसको यहां पर यूनिट्स लिख दे रहे हैं, पर सारे के इक्विलिब्रियम जो है वो एक्चुअली इनफैक्ट यूनिटलेस ही होते हैं। वजह क्या है, ये केसी जो है यहां पे एक्टिव मास लिया जाता है, ठीक है ना, और एक्टिव मास लिया जाता है, और एक्टिव मास आमतौर पर एक्टिव मास की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, एक्टिव मास ए होता है। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक्टिव मास, या इसी लेक्चर में बताया था कि एक्टिव मास की जगह कॉन्सेंट्रेशन कब ले सकते हैं, जब चीजें क्या हो, डाइल्यूटेड हो। ठीक है ना, तो एक्टिव मास की कोई यूनिट नहीं होती। तो इस बात को भी यहां पर लिख लेने की जरूरत है। क्या चौथी बात कि इनफैक्ट, फोर्थ पॉइंट क्या, इनफैक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनफैक्ट इक्विलिब्रियम constant does not carry any unit because it is based on है ना, based on activity of reactant and products, on activities ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो रियल डेफिनेशन है उसमें यहां कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है या प्रेशर नहीं होता है। रियल डेफिनेशन में यहां पे क्या होते हैं, एक्टिविटी होती है। ठीक है, और एक्टिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, एक्टिविटी एक्चुअली यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो एक्चुअली केपी, केसी या केएक्स किसी की भी कोई यूनिट नहीं होती। हाँ, जब आप ये अजम्पशन करते हैं कि हम यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ सी इज इक्वल टू इट्स मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सी, तो हम यहाँ पे मोलारिटी रख सकते हैं, तब उसकी यूनिट निकल आती है। तो अजम्पशन लेने के बाद ये यूनिट है। एक्चुअली रियलिटी में इनफैक्ट कोई यूनिट नहीं होती के एक्स की, है ना, या के इक्विलिब्रियम की। तो इनफैक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट कैरी एनी यूनिट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एक्टिविटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स which are unitless। और पांचवी और आखिरी बात जो मुझे बतानी है, कभी कभी रिएक्शंस में ना, जैसे ऐसे हो गया कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड चेंजेस इनटू CO सॉलिड प्लस CO2 गैसियस। ठीक है, तो सॉलिड्स और जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है ना, उनका एक्टिव मास लगभग कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उनका कांस्टेंट रहता है। फॉर इंस्टेंस इसका केसी मुझे क्या लिखना चाहिए था, concentration of CaO into concentration of CO2 by concentration of CaCO3। अब क्यों सॉलिड का एक्टिविटी कांस्टेंट रहता है, जैसे आपने एक कैल्शियम कार्बोनेट का गोला ही लिया हुआ है, तो उसके ऊपर की लेयर जितनी है पे एटम जितने हैं उतने ही उसका क्या है, एक्टिव मास है। ठीक है, अब अगर ऊपर वाली लेयर हट जाएगी तो अगली लेयर में भी लगभग उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वही रहेगा। ठीक है, फिर वो लेयर हट जाएगी तो अगेन जो अगली लेयर आएगी उसका भी कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो सॉलिड्स का एक्टिव मास बहुत तेजी से चेंज नहीं होता, लेकिन गैसेस क्या होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके, कुछ भी अगर उनमें घट जाता है तो उनके कॉन्सेंट्रेशन पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सॉलिड्स के साथ क्या है, कुछ चीजें चली भी गई, रिएक्ट भी कर गया, तब भी उनका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट, है ना, या एक्टिविटी कांस्टेंट रहती है। तो मैं कह सकता हूं कि ये चीज एक कांस्टेंट है, ये भी चीज एक कांस्टेंट है। और अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो इसमें कांस्टेंट में कांस्टेंट मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एक नया कांस्टेंट कह सकते हैं, उसको भी केसी कह सकते हैं। ठीक है, तो यही इनफैक्ट होता ही है। ठीक है, इन दोनों कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया जाता है और ये चीज आ जाती है। हाँ, गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत तेजी से बदलेगा। जैसे ये क्या है, मैं इसको समझाता हूं आपको। सॉलिड्स इतने डेंस होंगे, इतना इनका कॉन्सेंट्रेशन होगा कि दो चार थोड़ा बहुत मोल रिएक्ट भी कर जाता है, तब भी इनके कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गैसेस इतने रेयर होते हैं, रेयर मतलब इनके मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर होते हैं कि अगर इनमें थोड़ा भी आप चेंज लाएंगे तो इनके कॉन्सेंट्रेशन में क्या, थोड़ा भी मोल्स बदलेंगे तो इनके कॉन्सेंट्रेशन में काफी चेंज आपको नजर आएगा। तो यही चीज वेरिएबल है जो तेजी से बदल रही, बाकी ये लोग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट, आई कॉल दैट कांस्टेंट एज केसी। ठीक है, तो एक्चुअली ये ही इस फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो लोगों ने इसको सरल बनाने के लिए क्या कहा कि एक्टिव मास को जहां भी आए सॉलिड और लिक्विड का, उसको क्या ले लीजिए,
1 ले लीजिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको 1 ले लेते हैं और इसको 1 लेते हैं, तब अपने आप ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली 1 लिया नहीं गया है, एक्चुअली 1 लिया नहीं गया, एक्चुअली हमने क्या किया है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट बनाया है, पर वो उस एक्सप्रेशन को बच्चे इजीली पहुंच सके उस एक्सप्रेशन तक, इसलिए कहते हैं कि जितनी चीजें सॉलिड है या लिक्विड स्टेट में है उनको आप 1 ले लीजिए गैस के रेस्पेक्ट में उनका एक्टिव मास, ठीक है। इसी तरह इसका केपी भी हो जाएगा, इसका केपी हो जाएगा, केपी विल बी इक्वल टू, आप यहां तो केपी तो खैर डायरेक्टली आप यही लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ऐसा इसलिए क्योंकि है ना प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर सॉलिड्स का तो होता नहीं, सॉलिड्स जो है रियल आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेंगे नहीं, तो ये तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने यहां पे सीखा कि प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स ऑल्दो हैव, फॉर प्योर solids and liquids, for the pure solids and liquids, although they have although they have their own active mass, their own active mass, but they remain constant in a chemical reaction. They remain constant in a chemical reaction. Therefore these are taken as unity for the sake of convenience. Therefore these are taken as unity for sake of convenience, ठीक है, sake of convenience, ठीक है ना, कन्वीनियंस। तो यहां पर मैंने ना के इक्विलिब्रियम के ऊपर काफी बातचीत की कि क्या यूनिट्स हो सकते हैं केसी के, केपी के, केएक्स के, बाद में पता चला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्चुअली है ना कोई भी यूनिट नहीं होती है ना, इट इज बेसिकली अ यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन क्या, एक्टिविटी, एंड एक्टिविटीज आर यूनिटलेस, ठीक है। और फिर मैंने ये पता लगाया कि कभी भी अगर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, ठीक है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं, तो आप गैस के रेस्पेक्ट में सॉलिड और लिक्विड के जो कॉन्सेंट्रेशन है या एक्टिव मास है उसको आप 1 ले सकते हैं, क्योंकि ये किसी रिएक्शन के दौरान बदलते नहीं, तो कांस्टेंट रहते हैं। तो जो चीज कांस्टेंट है उसको आप इस कांस्टेंट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके एक नया एक्सप्रेशन लिखते हैं। इस एक्सप्रेशन तक पहुंचने का तरीका क्या है कि आप जो भी सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आप क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए। तो आज इस लेक्चर में है ना, लेक्चर नंबर 2 में केमिकल इक्विलिब्रियम के बस इतना ही। आज हम लोगों ने है ना के इक्विलिब्रियम के टाइप्स के बारे में जाना, और ये भी जाना कि उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्या उनका यूनिट्स हो सकती है उनकी, और ये भी पता लगाया कि कैसे सॉलिड्स और लिक्विड के केसेस में हम लोगों को एक्टिव मास की जगह 1 रखना है, ठीक है। तो एक बेसिक हम लोगों ने एक फाउंडेशन ले कर दिया, और थोड़ा बहुत थ्योरी हम लोगों ने इन 2 लेक्चर्स में जाना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पे, केमिकल इक्विलिब्रियम पे। मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं ताकि इस पे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।